ओ ये सेम चेयर मेरे पास भी है, ये वाली। ओ ये $10 वाली चेयर। $9 की। नहीं, ये शुरू में डाल दूंगा मैं। हाँ मैं भी ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में डालोगे ना मजा। अब सपोज अगर कोई $40,000 अगर टोरंटो जैसे शहर में कमा रहा है, जो डिपेंड करता है, लाइक एसएटी एग्जाम्स एक्सपायर नहीं होते हैं कनाडा यूनिवर्सिटी में, यूएसए यूनिवर्सिटी, वो अब बंद कर देते हैं। स्टोरी यूनिवर्सिटी कहती है तुम्हारा I-20 बंद। तो वो तब के प्लान्स हो सकते हैं जब आपने पीआर ले ली। टू क्लैरिफाई दैट एवरेज सैलरी इन द यूएस। ओके, सो हाय एवरीवन। तो आज हूं मैं हरनूर के साथ। आई एम प्रीटी श्योर के मुझे हरनूर का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ही हैज डन बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ फ्रॉम यूएसए। तो थोड़ा उनकी एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में डायरेक्ट उनसे जानते हैं, फिर हम बात करते हैं यूएसए, कनाडा और पूरी कंप्लीट पिक्चर की। सो हरनूर, ओवर टू यू। श्योर। सो हाय गाइस, मैंने अभी रिसेंटली आई डिड माय अंडरग्रेड एंड मास्टर्स फ्रॉम जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी एंड रिसेंटली स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एनसीआर। पहली ऑप्शन तो मेरी कनाडा ही थी, बीइंग पंजाबी, यू नो। फर्स्ट आई वांटेड टू गो टू कनाडा। बहुत सिंपल प्रोसेस था, मुझे पता था आई जस्ट नीड टू टारगेट 90% इन माय बोर्ड एग्जाम्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की मैं रिक्वायरमेंट्स देख रहा था, सो आई वाज ट्राइंग टू फुलफिल दैट। तो अब फिर एंड में ये हुआ कि आई गॉट टू नो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की फीस हो जाएगी 1 करोड़ प्लस, बट यूएस में यू गेट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मोर इन डिसेंट यूनिवर्सिटीज। कई यूनिवर्सिटीज में 100% स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी होती है, सो दैट्स वाई 1 करोड़ स्पेंड मतलब करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। तो इसका वाटरलू तो इनफैक्ट काफी महंगे कई, अब क्योंकि मैं जहां पे अभी बैठा हूँ सामने मेरे वाटरलू यूनिवर्सिटी मेरे को दिख रही है इस टाइम। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि पैसे लगने कितने वाले हैं एक्चुअली, अगर कोई यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहा है। यूएसए की फीस कितनी है आपने, क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की हैं। तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज अच्छी भी है यहाँ पे, तो फीस भी ज्यादा भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बिकॉज स्कॉलरशिप भी बहुत ज्यादा है यूएस में। सो डिपेंडिंग ऑन द फंडिंग, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसे माय रूममेट और मतलब जिसकी प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसे 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, और शायद हाउसिंग कवर करनी पड़े इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स। पर अगर नहीं होती तो आपके मास्टर्स में 50 लाख भी लग सकते हैं, 40 लाख भी लग सकते हैं, और यू कैन से इन डॉलर्स इट कुड बी $70,000, $80,000, जितना आप लंबा खींचोगे उतनी फीस हो सकती है। पर अब कनाडा में बताना कितनी। कनाडा में ऐसा कि बैचलर से शुरू करते हैं, डिप्लोमा से शुरू करते हैं। इनफैक्ट अगर +2 के बाद कोई डिप्लोमा लेके आ रहा है, सारे ग्रेड डिप्लोमा और अंडर ग्रेड डिप्लोमा दोनों की एक जैसी है, रेंज वेरी करती है $6,000 से लेके $9,000 तक डिप्लोमास की। अगर कोई बैचलर डिग्री में आ रहा है तो फिर रेंज वेरी करती है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां फीस इतनी ज्यादा नहीं होगी, जहां पे स्कॉलरशिप भी अगर मिल जाए आपको तो वो कॉलेज के लेवल पे भी आ सकती है। लेकिन जनरली बैचलर्स की जो फीस है वो 12,000 से लेके $25,000 तक जा सकती है, पर सेमेस्टर कह रहा हूं मैं। पर सेमेस्टर मतलब 4 महीने की फीस। तो 4 महीने की फीस जो है वो डिप्लोमा की भी इतनी है 6 to 9, और बैचलर्स की है 12 to 25, डिपेंडिंग के आप किसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या ठीक ठाक। अगर किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन भी है जहां पे कॉलेज के लेवल की फीस भी है बैचलर्स की। फिर मास्टर्स की बात आती है। मास्टर्स की जो फीस है वो अगेन डिप्लोमा के लेवल की आ जाती है। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, बैचलर्स में ज्यादा है फीस लेकिन मास्टर्स में कम है। मास्टर्स में मैंने जितनी फीस दी है वो 6 to 7,000, मेरे ख्याल से 6 to 8,000 के बीच थी। तो एक सेमेस्टर में मेरे 6,500 लगे थे शुरू में, उसके बाद 7,500, फिर 8,500, तो एवरेज लगा के चलो तो $75,000 to $8,000 पर सेमेस्टर मैंने मास्टर्स की फीस दी है। वो भी वेरी कर जाती है, कई बार वो भी 10-12,000 तक पहुंच जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से मेरे को आया था एडमिशन ऑफर, वहां पे $12,000 पर सेमेस्टर थी। बट मैंने यहाँ स्कॉलरशिप्स बहुत कम सुना है जो लोगों को मिलती हूँ, 100% तो रेयरली है। और उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे ये लगता है क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज कम है, कनाडा में ऑप्शंस ही कम है बच्चों के पास, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छे बच्चों को रिटेन करने के लिए जो कंपटीशन है यूनिवर्सिटीज के आपस में जो कंपटीशन होता है वो भी कम है ना, तो उस हिसाब से वो स्कॉलरशिप ऑफर भी नहीं करते। ऑन द अदर हैंड यूएसए में जहां एक एक स्टेट में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी तो अच्छे बच्चे चाहिए ना, उनको भी तो फीस चाहिए, सारा कुछ, मतलब उस हिसाब से तो स्कॉलरशिप मेरे ख्याल से ज्यादा ऑफर कर देते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। मुझे भी ये लगता है सेम, लाइक अच्छे स्कूल्स में उन्हें अच्छे बच्चे ढूंढने के लिए एक एज तो देना पड़ेगा ना। अगर एक अच्छा स्कूल है वो कहेगा कि हम इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, तो उतना कंपटीशन बढ़ेगा और उतने ज्यादा स्टूडेंट्स, उतने ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो ये भी हो जाता है। तो पर्सनली आपने शॉर्टलिस्ट कैसे की थी यूनिवर्सिटीज? अगर आप यूएसए भी जा रहे थे, आपने जैसे बताया कि कनाडा में आपका यू वाटरलू था, है ना, टारगेट, उसकी आप देख रहे थे रिक्वायरमेंट्स। यूएसए के साइड पे आपने कैसे, क्या क्राइटेरिया क्या था शॉर्टलिस्ट करने का यूनिवर्सिटीज? पहले तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। मुझे तो लगता था कि सारी यूनिवर्सिटीज 1 करोड़ का टारगेट। फर्स्ट स्टेप वाज
कि आई चेक माई प्रोफाइल कि मेरी प्रोफाइल के थ्रू आई कैन गेट इनटू दीज यूनिवर्सिटीज जहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट थोड़ा डिसेंट है, मुझे बहुत तोड़ फोड़ एक्स्ट्रा करिकुलर्स चाहिए, आई डोंट नीड टू बी ओलंपियाड विनर या फिर एन एथलीट, तो डिसेंट एवरेज बंदे के लिए जो जो यूनिवर्सिटीज ठीक थी आई वाज ट्राइंग फॉर दोज। फिर उसमें पता चला कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है, फॉर एग्जाम्पल सम स्टेट यूनिवर्सिटीज लाइक कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं, और यूटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में वहाँ मिल जाती है। पर मैंने वहाँ अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस जल्दी आ गया था, तो वहाँ करनी नहीं पड़ी। और बाकी कई जगह पे रिजेक्शंस आए जो मेरे पहुंच के थोड़ी बात थी, फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया टेक, यूसी बर्कली विच इज लाइक प्रेफर्ड अलॉट इन कैलिफोर्निया, तो वहाँ से रिजेक्शन आ गया था। सो आई थॉट कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज वुड बी अ वे टू गो। और मुझे पता नहीं था कि और भी काफ़ी ईजी स्कूल्स होते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, जैसे कि मतलब मैंने उस पर पूरी सीरीज बना दी है अपने चैनल पे जहाँ पे भी 100% स्कॉलरशिप मिलती है, बट मुझे तब नहीं पता था, तो अब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी है। राइट मुझे भी इतना कुछ तो आपके चैनल से पता लगा था। इनफैक्ट जितनी स्कॉलरशिप्स लेके बच्चे आ रहे हैं यूएसए भी, अगर क्योंकि +1 +2 में अगर थोड़ा सा भी पता हो ना कि हाँ ये वाली स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज हैं जो काफी बजट में भी हो सकती हैं, तो बंदा उस हिसाब से भी तैयारी कर लेता है, क्योंकि आईआईटी जेईई की तो लोग कितनी देर से करते ही होती हैं तैयारी वैसे भी। और एडमिशन के लिए जैसे आपने बताया कि जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपके करिकुलर्स के, मार्क्स के, स्कॉलरशिप्स के लिए कुछ अलग से वही डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं, अलग से अप्लाई करना पड़ता है? स्कॉलरशिप्स यूजुअली विद इन द एप्लीकेशन होती है, एक चेक बॉक्स होता है, डू यू नीड फाइनेंशियल एड, तो यूजुअली ये होता है जहाँ पे मिलती है फाइनेंशियल एड। दूसरी जो स्कॉलरशिप्स के, तो कई जगह जो मेरिट स्कॉलरशिप है वहाँ के लिए एक्स्ट्रा एसेज लिखने पड़ सकते हैं, सो यू हैव टू डाइव इन। तो जहाँ भी आपको एक बार लिस्ट पता चल जाती है कि फॉर एग्जांपल यूएससी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, इफ यू सी दैट दे गिव मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो आपको देखना है क्या एक्स्ट्रा सबमिट करना पड़ेगा। अगर जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जहाँ पे एक चेक बॉक्स होता है, नीड फाइनेंशियल एड चेक मार्क, तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये तो चलो हो गई थोड़ी सी टेक्निकल और बिल्कुल ओवरव्यू वाली बात है कि हाँ ये थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है, सभी को ओवरव्यू मिल जाए। अब मेन बात करते हैं कि आपने पर्सनली यूएसए क्यों चूज किया या मैंने पर्सनली कनाडा क्यों चूज किया। पहले आप यूएसए का बताओ। Sure, मेरी फर्स्ट ऑप्शन वाज कनाडा फॉर श्योर, बट आई वांटेड टू गेट इट टू फर्स्ट थिंग इज कि एवरेज यूनिवर्सिटी इन यूएस इज बेटर देन एवरेज यूनिवर्सिटी इन कनाडा, तो ये पहले भी नॉर्म था। तो मैं सोचा मैं एवरेज बंदा, तो एवरेज यूनिवर्सिटी यूएस में जा सकता हूँ एज कम्पेयर टू लाइक इवन दो आई हैड द कैलिबर, मेरे मार्क्स बोर्ड्स में हर चीज़ थी टू गो टू अ टॉप यूनिवर्सिटी इन कनाडा, बट द सेम 1 करोड़ to 1.5 करोड़ कनाडा में खर्चना इज वर्स देन स्पेंडिंग 1 to 1.5 करोड़ इन यूएस। कभी अब रिटर्न ज़्यादा मिलता है, बाद में सैलरी ज़्यादा मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। और मेरी फीस भी 50 लाख थी फॉर 4 years, तो इट वॉज डिसेंट। वो भी मैंने काफ़ी खुद मतलब जितना भी कमाया वो कर ली, बिकॉज यूएस हैज़ मैक्सिमम अर्निंग्स, तो रिटर्न जो आता है इन टर्म्स ऑफ मनी बेटर आता है, बट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कनाडा और यूएस में रिटर्न इक्वल है। नहीं ये तो मैंने देखा है यहाँ पे। अगर हम रैंकिंग्स ओवरऑल देखें ना, अगर कोई वैसे ही गूगल पे सर्च करे कनाडा यूनिवर्सिटी या यूएसए यूनिवर्सिटीज, ऑब्वियसली ज्यादा टॉप रैंक आपको वहां यूएसए में दिख जाएंगी, क्योंकि वहां पे जनरली भी यूनिवर्सिटी ज्यादा ही है। 10 टाइम्स तो पॉपुलेशन है यूएसए की, उस हिसाब से उनको सभी को सर्व करना है, तो यूनिवर्सिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रैंकिंग्स भी ज्यादा हो जाएंगी उनकी। यहाँ पे ऐसा जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूबीसी, मैकगिल, ये जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, जो मेरे फ्रेंड्स वहां पे पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा पैकेज मिल रहा है। लेकिन मैंने ये भी आपकी 2-3 वीडियोस में देखा है कि लिविंग एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए सब कुछ बराबर आ जाता है, ये वो। तो पोस्ट डिग्री या पोस्ट एजुकेशन लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। यूएसए में कैसा है, या आपको अभी आप क्योंकि उसी लाइफ में हो, उसी जोन में हो, आपको कैसा लग रहा है वो सब कुछ? मुझे तो मतलब इट इज डिसेंट, बिकॉज आई हैवंट सीन एनीवन गोइंग बैक की जॉब नहीं मिल रही। जो एफर्ट डाल रहे हैं दे आर गेटिंग जॉब्स, पर ये कुछ लोगों को जिन्हें जॉब नहीं मिल रही दे आर एबल टू एक्सटेंड देयर डिग्री। जैसे कि कोई अगर मई में ग्रेजुएट हो रहा था, जॉब नहीं मिली तो अगस्त में शिफ्ट कर लिया, अगस्त तक नहीं मिली तो उन्होंने एक्सटेंड कर ली, रिसर्च करते रहे यूनिवर्सिटी में और एक्सटेंड कर ली। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप ग्रेड स्कूल में हो। जो अंडर ग्रेड में जॉब नहीं ढूंढ पाए वो ग्रेड स्कूल चले जाते हैं, तो ये एक ऑल्टरनेटिव होता है। बट मोस्टली हर एक को जिनको मैं देख रहा हूँ दे आर पुटिंग देयर 100% इन इंटरव्यू प्रिपरेशन, उन्हें मिल जाती है एंड दे मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, तो रिटर्न डेफिनेटली ज्यादा है। और अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, थोड़ी गवर्नमेंट भी इधर उधर हो रही है, नए तरह के रूल्स भी अभी आए थे रिसेंटली कोविड के कारण, थोड़ी अनसर्टेनिटी नहीं फील होती यूएसए में रहते हुए? अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली है। तो अगर आपको एक बार आप वर्क परमिट पे आ गए, आपको 2 महीने में जॉब चली जाती है, आपको जॉब नहीं आप ढूंढ नहीं पाते 3-4 महीने में, देन यू हैव टू गो बैक होम। H1B वीजा पे भी यही है, 2 महीने आप जॉब छोड़ते हो, 2 महीने में अगर आपको नई जॉब नहीं मिलती यू हैव टू गो बैक होम। तो अनसर्टेनिटी इज डेफिनेटली देयर, बट लोग सोल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, पर जो नहीं ढूंढ पाते दे हैव टू गो बैक होम।
और जॉब कैसे, फॉर एग्जांपल आपने टेक में सारी मास्टर्स भी की है, सारी पढ़ाई आपकी वही है, तो टेक ओरिएंटेड जॉब ही होनी चाहिए या रिलेटेड? एब्सोल्युटली, वर्क परमिट पे भी H1B भी आपको रिलेटेड ही ढूंढनी पड़ती है। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो सकता है, जैसे कंप्यूटर साइंस की आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल जाओ, थोड़े बहुत लीडरशिप लोज थोड़े बहुत ले सकते हो इफ यू कैन प्रूव कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय डिग्री, बट अदरवाइज थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने सारे हर्डल्स पार कर लिए हैं, बैचलर्स के, मास्टर्स के, वर्क परमिट के, परमानेंट रेजिडेंसी का क्या सीन है, जो कि सभी को पता है, यूएसए का भी पता है, कनाडा का भी पता है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लें ताकि एक कंप्लीट डिस्कशन हो जाए। या तो अगर आप अंडरग्रेड करते हो तो आप जाते हो EB2 कैटेगरी में, पर अगर आप मास्टर्स करते हो तो EB3 कैटेगरी में। मतलब ये है कि उनके वेट टाइम्स हैं, तो EB3 में 100 ईयर्स हो गया कि अगर आप आज ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो, तो EB2 में शायद 20-30 साल है। तो देर आर वेज कि आप EB3 से EB2 भी जा सकते हो, पर 30-40 साल तो आप मान के ही चलो कि PR के लग जाएंगे। तो मतलब अगर आपको वहां रहना है यूएसए में, तो आपको लगातार जॉब करते ही रहना पड़ेगा। द मोमेंट आपकी जॉब खत्म हुई, 2 महीने फ्री बैठे, आपको वापस जाना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, वापस ही जाना पड़ेगा, ये तो है ही। तो अगर आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, अगर आप रिटायर होना चाहते हो, तो आई पर्सनली थिंक कि, मैंने इतना सोचा नहीं कभी, पर आई पर्सनली थिंक कि जॉब नहीं तो H1B नहीं तो घर। ठीक है। पर इतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस के बाद या इतने इलाइट वर्क एक्सपीरियंस के बाद यूएसए में सारी कंपनीज में काम करने के बाद ऑब्वियसली जॉब्स की तो कोई कमी नहीं होने वाली, ना इंडिया में ना कहीं और, है ना। कनाडा की बात करें, सपोज मेरे पर्सपेक्टिव में से भी या कोई और स्टूडेंट भी जो यहाँ पे हैं, उनका सीधा सा प्लान होता है पढ़ाई की, या 2 साल की या 4 साल की, जितनी की भी है, 3 साल का वर्क परमिट होता है। उसमें अगर सपोज जिन प्रोविंसेस में PR हार्ड है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए जितनी हार्ड तो नहीं, लेकिन जो ओंटारियो में है या ब्रिटिश कोलंबिया में है, जो प्रोविंसेस ऑलरेडी पॉपुलेटेड है या वहां पे ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं सारे जितनी की रिक्वायरमेंट्स है, तो वहां पे अगर सपोज PR नहीं भी होती किसी स्टूडेंट की, अगर वो +2 के बाद आया है, उसको वर्क एक्सपीरियंस कम है, तो वो क्या करते हैं, वो मैनीटोबा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, एल्बर्टा, ऐसी प्रोविंसेस में मूव होने की कोशिश करते हैं जहां पे प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं। तो वहां वो प्रोविंस उनको नॉमिनेट कर देती है कि हाँ, ये जो इंडिविजुअल है ये हमारे लिए यहाँ इस इकोनॉमी के लिए यहाँ यूजफुल हो सकता है, तो फिर उसको PR मिल जाती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि 5 या 6 साल तक हो जाएगी। ऑलराइट, फाइनली सैलरी, एवरेज सैलरी किसी को कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद इन कंट्रीज में? विल स्टार्ट विद यूएसए। श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि लोग सोचते हैं कि $70,000-80,000 जो यूएस में कमाते हैं, 100,000 बहुत ही मतलब बेसिक सैलरी। कुछ लोग बेसिक कहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी कहते हैं। टू क्लैरिफाई दैट, एवरेज सैलरी इन द US इज $53,000। तो एवरेज एक अमेरिकन $53,000 कमा रहा है। जब आप US में अगर आप कोई भी IT फील्ड ले लेते हो, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, यू मेकिंग 70,000 या 80,000 या 100,000, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मास्टर्स के बाद आ रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी मेकिंग बियॉन्ड दैट एवरेज मार्क इन द US। तो आपकी सैलरी वैसे ही बेटर हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि इंडियंस आर द मोस्ट सक्सेसफुल लाइक कम्युनिटी इन द US। लाइक अगर आप अंडरग्रेड के बाद आते हो, आपकी 70,000-80,000 भी हो सकती है। इफ यू गो टू कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, तो आपकी स्टार्टिंग 100 के भी हो सकती है। आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 120 के भी हो सकती है। MBA के बाद आते हो, 150 के भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स। सो यप, एंड ऑल्सो द बिग थिंग इज कि US to INR इज हायर। सो वन, आप ज़्यादा फीस दे के आ रहे हो, तो जो आप कमाते हो, तो जो आप घर में अमाउंट भेजते हो, इवन तो अगर कनाडा और US की सैलरी आप सेम लेवल पे रखो, तो घर में ज़्यादा ऐसे जाते हैं रुपीज़ में। राइट। मैं यहाँ की बात करूँ तो मैंने यहाँ जैसे कनाडा से मास्टर्स की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से, या जितने भी मेरे आसपास हैं, कई डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कोई बैचलर डिग्री होल्डर्स हैं, कुछ और मास्टर्स PhD होल्डर्स भी हैं। यहाँ पे 2 तरह से सैलरी पर आवर सिस्टम तो वहां पे भी होगा यूएसए में, है ना? डिपेंड करता है। कैलिफोर्निया में 12 है, न्यूयॉर्क में शायद 10 या 15 है, और यहाँ पे जॉर्जिया में 8.5 है, टेक्सास में भी शायद 8.5 है। तो ऐसे है। यहाँ तो ऐसा है कि पर आवर के हिसाब से भी बात करें या वैसे बात करें, एवरेज जो सैलरी है वो मिनिमम 2,000 से, अगर फुल टाइम काम कर रहे हो तो 2,000 तो होगी ना आपकी, तो 2,000 से 6,000 to 7,000 है स्टार्टिंग पर मंथ। IT टेक इंडस्ट्री में थोड़ी ज्यादा है। मेडिकल फील्ड में ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद को बहुत डिसएडवांटेज पे कई बार फील करता हूं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जितने भी ज्यादातर प्रोफेशंस है ना, जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है या वेल पेइंग है, उन सारे में ही लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है ही। उसके लिए अलग एक पाथवे है जिसको करना पड़ता है ना फुलफिल। उसमें सिर्फ मास्टर या बैचलर डिग्री से नहीं काम बन पाता। तो वो तब के प्लान्स हो सकते हैं जब आपने PR ले ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप परस्यू कर रहे हो। लेकिन ऑन एन एवरेज आप किसी भी जॉब में शुरू करो तो इतनी को होती है, 40 to 70 के बीच में आप लगा के जा सकते हो चीज को। मैंने सुना है कि लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे आप टोरंटो में रहते हो, बहुत ज्यादा हाई है। जितने पैसे आते हैं सारे चले जाते हैं US में, ज्यादा पैसे बच जाते हैं। इज दैट ट्रू?
अभी डिपेंड करता है हरनूर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर $2000 किसी की इनकम है और उसके पास कार भी है तो ऑब्वियसली कोई सेविंग नहीं होएगी, क्योंकि 2000 में से लगा लो आप 1000 के आसपास तो कार में चले जाएगा, बाकी 1000 में उसके सारे लिविंग एक्सपेंसेस सारे कैलकुलेट हो जाएंगे रेंट इंक्लूड करके। और वहीं अगर किसी की 4-5 हजार 6 हजार है, उसका अगर अपार्टमेंट अपना और उसकी कार भी, थोड़ी इंश्योरेंस भी ज्यादा, किसी ऐसे शहर में सपोज ब्रैम्पटन में अगर सपोज आप चले जाओ, ब्रैम्पटन में इंश्योरेंस ही $500 के आसपास पहुंच जाती है गाड़ी की। तो आप इमेजिन करो कि 4-5 हजार अगर कमा रहा है बंदा, 1000 उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, 500 इंश्योरेंस जा रही है, 1500-2000 उसका अपार्टमेंट का खर्चा, तो भी कहां से पैसे बचेंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से देखा जाए, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो उस शहर में रहना प्रेफर करोगे ना जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इंश्योरेंस गाड़ी का कम है, आपने थोड़ी उतनी भी बड़ी कार नहीं ली हुई, अपार्टमेंट भी अपने बजट में लिया हुआ है, तो अपने आप थोड़े थोड़े पैसे बचेंगे। दैट्स ट्रू। यूसुफ डेफिनेटली बहुत अब हाई है। अगर आप अगर आपको मैं फैक्ट्स बताता हूँ, इफ यू गो टू टॉप कंपनीज इन सिलिकॉन वैली, अगर आपको वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा मिलती है तो इन टर्म्स ऑफ दैट सैलरी बाय फार हाई मिलती है, आप ओवरऑल बहुत सेव कर पाते हैं। तो इनिशियल करियर अगर आप वहाँ से स्टार्ट करो तो इट इज बेस्ट। ऑल राइट, तो यूएसए और कनाडा को ध्यान में रखते हुए जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे, आई होप हमने सारे कवर कर लिए हैं। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स। I hope it helps. Thank you so much. Bye.